कल तक हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ चुके थे साहब। अब साहब युद्ध शुरू होगा आगे वाला। प्लासी के युद्ध में हमने एक चीज मतलब एक कंक्लूड किया था। और क्या कंक्लूड किया था कि अंग्रेज जो थे ना, वो सामने वाले की आदतों को पहचानते थे। क्या पहचानते थे? कि भाई इसकी कमजोरी क्या है। इसी के आधार पर उन्होंने कलकत्ता को हड़पा, है ना। देखो, अगर हमको ना, मैं मेरी पढ़ाने का एक तरीका बता देता हूं। भविष्य में जब भी आप भी पढ़ो ना, आपको अगर मेरी तरह उत्साहित रहना है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, मतलब अल्टीमेटली अपने अंदर का स्टूडेंट अगर जिंदा रखना है ना, उसका एक ही तरीका है, और वो है हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए दिमाग में। आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं जब आपसे कोई कंटेंट डिस्कस कर रहा होता हूं ना, तो आपके बिहाफ पर खुद से मैं वो सवाल बोलता हूं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि असल में जब मैं खुद पढ़ रहा होता हूं तब आपके बिहाफ पर मैं खुद अपने अंदर एक छात्र को बिठाता हूं और सोचता हूं कि यदि कोई छात्र होता तो क्या सोचता। उस चीज के हिसाब से मैं आपका कंटेंट तैयार करता हूं। और भविष्य में याद रखना, अगर कुछ भी सीखना हो तो उसका सबसे प्रमुख आधार है, पहले एक छात्र अपने अंदर जगाइए, एक विद्यार्थी जगाइए, और उस विद्यार्थी से कहिए कि तू जितने सवाल पूछ सकता है पूछ। मन में जब वो सवाल उठेंगे ना, अपने आप कंटेंट तैयार हो जाएगा। पढ़ाई का सबसे मूलभूत आधार यही है। अब देखो बेटा, जब हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं ना, तो प्लासी के युद्ध की जब बात करते हैं तो प्लासी के युद्ध में हमने एक कंसेप्ट सीखा था। क्या सीखा था भाई? प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था कि जो अंग्रेज कंपनियां यहां आ चुकी थी, वो अंग्रेज कंपनी यहां से कच्चा माल ब्रिटेन पहुंचाना चाहती थी और ब्रिटेन से पका हुआ माल यहां लेके आना चाहती थी। अब आप पूछेंगे ये तो कहीं नहीं था प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में तो आपने पढ़ाया था इनके बीच में युद्ध हुआ था और हम पढ़ करके खुश हो गए थे। कौन कौन सी पार्टी थी, ये लोग लड़े थे, हम पढ़ करके राजी हो गए थे। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने कहा नहीं भाई, ध्यान से समझिए। असल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? जीवन में भी युद्ध तभी होगा, आपकी लाइफ में भी युद्ध तभी होगा जब आपके हित किसी से टकराएंगे। जब तक आपके हित, आपके बेनिफिट्स किसी से नहीं टकराते, कभी दुनिया में कलेश नहीं होता, कभी दुनिया में लड़ाई नहीं होती, मनमुटाव नहीं होते। यही तो कारण है कि आपके आपके घर में जितने भी परिवार जन हैं, उनसे और पड़ोसियों से, दोनों से अलग व्यवहार होते हैं। पड़ोसियों का व्यवहार आपसे डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके और उनके हित एक ही हैं। दोनों कॉलोनी में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। जब दोनों इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी बढ़ती हुई इज्जत देख के पड़ोसी जो है वो सुलग जाते हैं, उनको दिक्कतें होने लगती हैं। असल में जब जब हित एक होगा, कभी आपने देखा होगा आपके दोस्तों के बीच भी आपकी जो टसल होती है ना, वो इसीलिए होती है। एक दोस्त अगर हिट हो गया, एक दोस्त अच्छे नंबर ले आया, एक पढ़ने में अच्छा निकल गया, तो भाई क्या दिक्कत होती है? आपका वो दोस्त अब सबकी फुटेज खाएगा। फुटेज केवल इसी की नहीं कि आपके दोस्त उस दोस्त के बारे में पूछेंगे, आपके रिलेटिव्स भी अब उस दोस्त के बारे में पूछेंगे। आप सोचो, आपके सर्कल में कोई दोस्त हो, है ना, जिसका कोई एग्जाम पास हो गया हो, अब आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे आपके हालचाल पूछे ना पूछे, उस दोस्त के जरूर पूछेंगे, अरे आजकल वो कैसा है, जैसे कि इनका तो पुराना रिश्ता है उसके साथ में। और भाई साहब, लड़कों की तो बहुत बुरी जलती है उस समय जब उनकी गर्लफ्रेंड उनके बारे में पूछ ले आपके उस दोस्त के क्या हालचाल है। भाई साहब सुन लो, कतई जहर हो जाता है काम। लड़के जो हैं भाई साहब, ये हालत हो जाती है, पूछो मत। ठीक है ना, मतलब कि उनको लगता है अब तो पढ़ना ही है, जो पढ़ने का असली मोटिवेशन है वो उसी दिन ड्रॉ होता है। ये जो चीजें हैं वो क्या है? और उस दिन पता है, मन ही मन आपका जो सबसे परम मित्र, जो अभी आजकल कोई नौकरी पाया है या कुछ अच्छा हो गया है, वो आपका मन ही मन दुश्मन बन चुका होता है। क्यों? आपके हित आड़े आ गए। हर जगह लड़ाई हित की है सर, आपके फेवर्स की है। जहां आपके हित टकराएंगे वहां लड़ाइयां होनी ही है। चाहे इंटरनल द्वंद हो, आप दोस्त से बात करना बंद कर देंगे, दोस्त की बुराई अपने सही उसके सामने, गर्लफ्रेंड के सामने करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को झूठी कहानी भी सुनाने पे मजबूर हो जाएं कि उससे तो मेरी लड़ाई हो गई है। ठीक है ना, ये सब बातें हम लोग होती ही हैं, हमारी सर्कल में होती। अंग्रेजों का भी यही था। क्या था सर? अंग्रेजों को माल ले जाना था जी अपने ब्रिटेन। जब ब्रिटेन माल लेके जाना होता था उनको, तो उनको यहां पर कोई भी भसुड़ी नहीं चाहिए थी। किस चीज की? कि कोई भी उनको रोके टोके ना। देखो असल में दिक्कत और भी थी, मैंने आपको कल भी बताया था। अंग्रेज जब यहां से सामान, कच्चा माल लेके जाते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने साथ सामान ले ही जाती थी, इनके कर्मचारी भी सामान लेके जाते थे। यही तो कारण था, यही तो कारण था जिसके चक्कर में इन्होंने सिराजुद्दौला से लड़ाई करी थी। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला इनको जाने की परमिशन नहीं देता था। अच्छा एक बात सुनिए,
जैसे आपके आजकल एक चीज नहीं होती मेरे प्यारे साथियों, अपन एक चीज को नोटिस करें या एक जनरल जनरल कंसेप्ट समझ के देखिएगा। अगर हमने किसी को परमिशन दे रखी हो, परमिशन से मतलब क्या हो गया, देखो अगर मान लो कि आपने अपने घर में किसी व्यक्ति को कभी भी आने जाने की इजाजत दे रखी है, एक बार के लिए उदाहरण के रूप में समझना, जैसे बहुत बार होता है अपने कई दोस्त होते हैं जो अपनी है ना अपनी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, अगर इस बात से सहमत हो तो बताइएगा। जैसे मान लो आपका कोई मित्र है, कभी घर में आ गया अच्छी बात है, अब बोले यार तेरी मोटरसाइकिल दे दे, बोले अच्छी बात है, फिर सब पता चलता है कि यार तेरी है ना कपड़े दे दे, बोले अच्छी बात है, मतलब कोई भी चीज आपकी लिए दिए जा रहा है, कोई कोई बात नहीं, ऐसे ही करके सब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो आपकी चीजों को इतना ग्रांटेड लेने लग गया कि उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप परेशान हो रहे हैं। ये जो ग्रांटेड लेने की चीज है ना, आप लोग हमेशा जीवन में इस बात को समझ लेना, जिसने आपको ग्रांटेड लिया है उससे आपकी लड़ाई अवश्य होने वाली है भविष्य में, क्योंकि असल में आपका कंफर्ट जोन धीरे धीरे टूट रहा है, आपका कंफर्ट जोन टूट रहा है। आप एक दिन उसको मना जरूर करेंगे, और जिस दिन मना करेंगे ना, आप परम मित्र परम शत्रु बन जाएंगे, ये लिखित में ले लीजिए। अगर सही कह रहा हूं तो थम्स अप कर देना, अगर नहीं सही कह रहा हूं तो बता देना, बोलिए। कटु सत्य है ये लाइफ का। कटु सत्य क्या है, हम दोस्तों के साथ यही है, आप लोग आप किसी को 10 बार हां कर दो, एक बार मना कर देना, 10 काम कर दो उसके, एक काम मना कर देना, उसी में मुंह भूल जाएगा। तो भाई साहब यही यहां पर हुआ था। प्लासी में अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको अलीवर्दी खान के समय से यहां से बंगाल से सामान ले जाने की खूब इजाजत थी, इन्होंने इसको ग्रांटेड ले लिया, इनको लगा कि ये डरते हैं। कौन डरते हैं, बंगाल के नवाब डरते हैं। तो जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसको लग गया कि बेटा अगर इनको मैंने नहीं रोका तो देखो ये स्थिति तो होनी ही है, एक दिन लड़ाई तो होनी ही है। तो भाई देर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बोले भाई सुनो बात ऐसी है, आपकी दस्तक हो गई बंद, अब मैं आपको दस्तक नहीं दूंगा। दस्तक मतलब था वो वाला टोकन जिसकी वजह से बंगाल के क्षेत्र में से ये लोग चुंगियों को पार करके निकलते थे। क्या होता था ना, पहले क्या होता था, अगर आप व्यापार करेंगे तो एक टोल टैक्स होता था, उस टोल टैक्स पे जैसे अपन को नहीं होता, आपने कईयों ने देखा होगा, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, आपका सपना पता है क्या होता है, भाई अपना टोल नहीं लगना चाहिए, बाकी सब सही है। बोलो थम्स अप करो अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है अपने सबके साथ। भाई साहब मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, जब मेरी गाड़ी टोल पे से निकले ना, मैं कार्ड दिखाऊं और मेरा काम हो जाए, है कि नहीं। असल में यही कहानी इनके साथ भी थी, अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेजों के साथ में क्या थी, इनको ना वो कार्ड मिला हुआ था, उस कार्ड को कहते थे दस्तक। क्या कहते थे, दस्तक कहते थे। उस कार्ड की एलिजिबिलिटी जो है ना, वैधता जो थी ना, वो इसने रद्द कर दी। किसने, आपके सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने रद्द करी, इसी आधार पर इनके लड़ाई हुई। अब वो कार्ड जो था ना वो बहुत कीमती था, क्योंकि इनसे गाड़ी ले जाने का टोल टैक्स नहीं वसूलते थे, बकायदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी वसूलते थे कि भाई यहां से सामान लेके जा रहे हो, टोल दोगे तब जाकर के जाओगे। अजय मीणा 19 तारीख के बाद आ रहा है बेटा आपका कोर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये बात इनकी लड़ाई का कारण बन गई। अब ये बात हमने समझ ली। आप जल्दी से नाम बताइए उस आदमी का जिसने कि इस व्यक्ति के साथ, सिराजुद्दौला के साथ में धोखा किया था, नाम बताइए। प्लस कोर्स दो दो मोबाइल में नहीं चलता है, प्लस कोर्स एक ही मोबाइल में चलता है, लेकिन उस मोबाइल से आपके लैपटॉप में भी चल सकता है। मीर जाफर। तो भैया जिनको मीर जाफर याद है, और भैया प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब क्या हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि जनाब ये जो मीर जाफर था, इसको सिराजुद्दौला के स्थान पर वहां का नवाब बनाया गया था। कहां का नवाब बनाया गया था, बंगाल का नवाब। मीर जाफर को क्या कहते थे जरा बताना, मिस्टर गधा। ये सब लोग समझ चुके हैं। मीर जाफर को अंग्रेज मिस्टर गधे के नाम से जानते थे, क्योंकि ये गधे की तरह ही था। गधे की तरह से मतलब था कि प्रॉपर तरीके से गुलाम था, क्योंकि इसने सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर ली थी। अच्छी बात है। इन गधे साहब की हालत और गधे जैसी तब हो गई जब अंग्रेजों को भी यह समझ में आ गया कि ये आदमी जो हमने बिठाया है ये रियल में गधा है। माना कि पहले गधा था, लेकिन अब ये रियल में गधा है। बोले सर ये कैसे कह सकते हो आप। देखो ध्यान से समझना, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको यह बात समझनी होगी कि जो सबसे पहले हमने बात करी थी प्लासी के युद्ध की, जिसमें मीर जाफर को बिठाया गया था ना,
मीर जाफर को बिठाया गया था, क्या बना करके, जो सेनापति था उसको यहाँ का बंगाल का नवाब बना के बिठा दिया। जब ये गधापंती इनकी क्लियर हो गई कि इनसे कुछ ना हो पाएगा, मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर राजा बन गए, मतलब नवाब बन गए, और अंग्रेजों से कहा आराम से व्यापार करिए, जिसको जो व्यापार करना है करिए। बोले अच्छा। अंग्रेजों ने कहा कि नवाब साहब हमको ना इतना पैसा चाहिए, ये लीजिए, क्योंकि आप ही ने तो हमको बनाया है। भाई साहब हद ये हो गई कि मीर जाफर का शासनकाल जो है वो पूरी तरह कंगला हो गया, कंगाल हो गया। कंगाल हो गया तो भाई एक बात बताओ, जब लोग ही गरीब हो गए तो अंग्रेज सामान बेचेंगे किसको? अरे भाई देखो, अंग्रेज असल में थे क्या, व्यापारी। और व्यापारियों को क्या कहानी होती है कि वो असल में सामान का व्यापार करना चाहते हैं। आज सोच के देखो, इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी हो जाए, जो मांग रहा है उसको सबको पैसे बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। पैसे बांट दिए, पता चला बिस्लरी जो है वो 10,000 रुपए की हो गई। तो भाई सबसे पहले उस गवर्नमेंट को बिस्लरी वाले कंपनी का जो मालिक है, या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, वो सरकार को हटवाएंगे। बोले ये हटाओ, पागल आदमी है ये। बोले क्यों? बोले इसके चक्कर में माल ही नहीं बिक रहा, लोगों की पेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। अरे कुछ मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरी स्थिति में मीर जाफर जो है वो इनके लिए हो गया एकदम फुस आदमी। बोले इससे ना चल पाएगा, इसने तो सारे काउंटर खोल दिए। अब दुनिया की हालत ऐसी हो गई है, किसी के पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब दुनिया के पास में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, ये हालत जब हुई और अंग्रेजों को ये बात पता चली, तो भैया अंग्रेजों ने मीर जाफर के ही किक मार दी। किक भाई बड़ी स्टाइल से मारी। क्या हुआ, मीर जाफर के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था मीरन। क्या नाम था? मीरन। ये साहब मर गए थे किसी कारणवश, किसी दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। तो मीर जाफर के दामाद थे, उनके दामाद का नाम था मीर कासिम। उस मीर कासिम से कहा कि सुनो भाई, बात ऐसी है। अंग्रेजों का सिस्टम बहुत सही था भाई। मतलब मुझे ये लगता है कि भाई अगर एथिक्स साइड में हटा दो तो बिजनेस करने वाला आदमी शायद ऐसा ही होता होगा। एथिक्स को एक बार हटा दो तो भाई साहब पता चलेगा व्यापारी आदमी ऐसा ही होता होगा, जिसको अपने स्वार्थ चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मीर जाफर को इन्होंने किक लगवाई और मीर कासिम जो है जनाब, ये बन गए यहां पर जाकर के, इनके दामाद जी जो हैं वो नवाब बना दिए गए। तो मीर कासिम जो जाफर का दामाद था, ये जब बना यहां बंगाल का नवाब, कब बना? तो 1760 का समय था। 1760 का समय था। हाँ भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल, मोबाइल और लैपटॉप में चला सकते हैं, प्लस कोर्स बेटा चला सकते हैं। 1757 में देखो अभी कितनी जल्दी स्थितियां बदल रही हैं। 57 से आ गया 1760। 1760 में मीर कासिम और अंग्रेज, इन दोनों के बीच हो गई संधि। किस बात की संधि हो गई? अंग्रेजों ने कहा मीर कासिम से कि सुनो भैया, बात ऐसी है, हम तुमको राजा बना रहे हैं। बोले ठीक है, बना दो राजा। और बोले इस राजा बनने की एवज में हम तुमसे कुछ पैसे चाहते हैं। तो मीर कासिम ने कहा ठीक है, हम पैसे देने को तैयार हैं। इन्होंने उस समय, मतलब मुझे कुछ जगह फिगर्स मिले थे, मैं आपको बताऊं तो इस समय इन्होंने, मेरे प्यारे साथियों, 4 लाख के आसपास रुपए जो हैं ये अंग्रेजों को यहां पर बनने के लिए दिए कि भाई ठीक है, हम लोगों को जो है मतलब राजा बना दो। मीर कासिम ने कहा। मीर कासिम जो है वो नवाब बन गए बंगाल के। अच्छा, बंगाल के नवाब बने, प्लस में इन्होंने 3 गांव और थे जिनका नाम था वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। ये 3 गांव जो है मेरे प्यारे साथियों, ये भी मीर कासिम ने अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दिए कि लो साहब, अब यहां से रेवेन्यू आप वसूलिए। हाँ भाई, कुछ लोग बफर बफर लिख रहे हैं, एक बार पोल करा लेते हैं। जल्दी से बताइए, क्या आपको सब सही दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए, क्या आपको सब सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, 89% लोगों को सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 जगह 1960 की संधि में दी गई थी। उनमें से एक का नाम था वर्धमान, एक का नाम था मिदनापुर और तीसरे का नाम था चटगांव, है ना। ये 3 गांव जो थे ये अंग्रेजों को दे दिए, चिटगांव जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं उन्हें मुझसे मिलना है। तो भैया कैसे वाला मिलोगे? हम तो मिल तो रहे ही है रोज, बताइए। पर्सनली तो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, कैसे मिल पाएंगे? एक विद्यार्थी लिख रहे हैं मैं आप लोगों के साथ में डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया मुलाकात करने वाला हूं, समय का इंतजार करिए। एक बार लॉकडाउन खुल जाए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा प्लान किया हुआ है। आप सभी विद्यार्थियों को जैसे जैसे समय मिलेगा, आप लोगों को बुला करके बढ़िया पार्टी दी जाएगी। मैंने ऐसा सोचा हुआ है। पार्टी से मतलब आप लोगों से मुलाकात की जाएगी, क्योंकि हम अभी तक परिवार के सदस्य हैं और आज परिवार दिवस है, तो परिवार दिवस की आपको शुभकामनाएं।
और परिवार दिवस की शुभकामना में मेरा मानना यह है कि हम परिवारजन एक बार जरूर मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, और उस स्थिति में हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मेरी तरफ से आपको बढ़िया सा भोजन करवा करके विदा किया जाएगा, ठीक है ना। मैं अलवर का रहने वाला हूं, या तो अलवर मिलेंगे या जयपुर मिलेंगे। ईश्वर से दुआ करिए कि जल्दी ये सब बातें चीजें खुल जाएं। हाँ भाई, अब सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव साहब ये दे दिए। अब ये मीर कासिम था ना साहब, था तो जवाई। अब ये जवाई साहब जो थे ना, दामाद जी, ये दामाद जी बड़े स्मार्ट आदमी थे साहब। जवाई राजा जो थे ये बड़े स्मार्ट आदमी थे। ये इतने स्मार्ट थे कि ये अंग्रेजों की चाल समझते थे। क्या समझते थे? अंग्रेजों की चाल समझते थे। क्या चाल थी, अब मैं आपको वो बताता हूं। ये समझ गए थे मेरे प्यारे साथियों कि जिस प्रकार से इन्होंने मीर जाफर को हटा करके मुझे बिठाया है, तो मीर जाफर को हटाया क्यों? क्योंकि मीर जाफर क्या नहीं चला पा रहे थे? शासन नहीं चला पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बंदर बांट लगाई हुई थी। किस चीज की? सबको दस्तक बांट रहे थे। अच्छा, चुंगी पे चुंगी नहीं देनी है, ये लो, जाओ आराम से, मत दो और जाओ। भाई साहब, मीर कासिम को यह समझ में आ गया कि यदि मीर जाफर जैसे ही हम रह गए तो साले ये वैसे हमसे वापस सत्ता ले लेंगे, हमारी सत्ता चली जाएगी। इसका मतलब यह है, इनका इलाज क्या है? बोले इनका इलाज यह है, सबसे पहले सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो भाई साहब, इन्होंने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। किसने? मीर कासिम ने। और मीर कासिम ने जो कार्य किए वो साहब बड़े ही रिफॉर्मेटिव कार्य थे। मतलब इन्होंने प्रॉपर तरीके से वापस से चीजों को दुरुस्त करने का कार्य किया। इसमें जो सबसे बढ़िया कार्य था जिसकी वजह से दिक्कत हुई, हाँ भाई जल्दी से बताइए, इन्होंने कहां से कहां पर वो शिफ्ट कर दी थी? राजधानी कहां से शिफ्ट कर दी थी बताइए? मुंगेर शिफ्ट कर दी थी। कहां से? जल्दी बताइए। मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, ये तो ठीक है। मेरी टेलीग्राम आईडी जीके भाई अंकित अवस्थी सर, ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। बोले पहले तो इनसे दूर चलो। बोले किन से? अंग्रेजों से दूर निकलो। चल दिए सर, मुंगेर राजधानी ले गए। बड़े समझदार आदमी। इनने प्रॉपर तरीके से जब चीजें मेंटेन करने लगे, इनने कहा सारी की सारी बसूड़ी की जड़ जो है ना, वो क्या है? ये है आपका, क्या कहते हैं इसको, दस्तक है। जो दस्तक हम बंटवाते हैं ना, इस दस्तक के कारण सारी युद्ध होते हैं। इस दस्तक की कहानी को समझ करके मेरे प्यारे साथियों, इस मीर कासिम नामक व्यक्ति ने इस दस्तक का प्रचलन ही बंद कर दिया। कह दिया कि साहब अब कोई दस्तक नामक चीज ही नहीं होगी। ध्यान से समझो, जो अभी तक मीर जाफर कर रहा था, मीर जाफर क्या कर रहा था कि किसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, इसने दस्तक ही बंद कर दी। सुनो भाई, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, दस्तक का सिस्टम ही बंद है। अब हमारा नियम चलेगा, कोई फ्री टोकन नहीं दिया जाएगा कि ये टोकन आप ले जाओ, ये टोकन मत ले जाओ। और इनसे कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है, आपको व्यापार करना है। दस्तक मतलब एक रेफरेंस पेपर था, ठीक है ना। तो वो रेफरेंस पेपर जिसको दिखा करके टोल से मुक्ति मिला करती थी, तो भाई साहब इन्होंने वो चुंगी का सिस्टम ही हटा दिया। अब आप लोगों को यहां से मेरे साथ में कार्य करना होगा। आप यहां से व्यापार करते हैं, व्यापार की फीस चुकाएं और बढ़िया तरीके से, मेरे प्यारे साथियों, दस्तक मतलब पास समझ लो। बोले आपको प्रॉपर तरीके से व्यापार करना। अब एक बात सोचो, वही तो वो पास था जिसकी वजह से अंग्रेज अपने आप को स्पेशल क्लास माना करते थे। एक बात बताइए, आप में से जो अधिकांश लोगों के दिमाग में सपने हैं कि हम टोल पर जाएं, टोल पर अपना पर्चा दिखाएं, हमको वो जाने दे, अचानक आपके टोल पे से पास बंद हो जाए, भाई साहब आज भी टोल पे गोलियां चल जाती हैं। लोगों को, टोल वालों के ऊपर गोलियां चल जाती हैं। अगर सुना हो तो थम्स अप करना। सुना है कभी? टोल पे अगर टोल के चक्कर में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। अगर आपने कहा कि मैं फलाना सिंह हूं, बोले साहब हम नहीं जानते आप कौन से सिंह है, टोल लगेगा। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन सा सिंह हूं। भाई साहब 60 रुपए के चक्कर में वो आदमी, 60 रुपए का, 70 रुपए का टोल होता है, उसमें वो आदमी ये बताने में उतर आता है कि तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अरे तेरी अगर इतनी भी तूने इज्जत नहीं बनाई कि तू 60 रुपए दिखा पा रहा है, दे पा रहा है, तो भाई तू कुछ भी नहीं है, तू होते हुए भी थू है। भाई सोच के देखो, जिस आदमी की इज्जत 60 रुपए की भी नहीं है, तो 60 रुपए के लिए जो लड़ाई कर ले रहा है, इसका मतलब भाई तू वाकई में कुछ नहीं है यार। मतलब टोल वाला ये बात बोल नहीं पाता, अदरवाइज उसे बोलना चाहिए। वो पूछा ये तो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं, पर भाई साहब कतई नहीं जानता। बोले क्यों नहीं जानता? बोले सर जो 60 रुपए के लिए लड़ ले वो आदमी, फिर क्या होगा? मुद्दा समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भाई साहब बात ऐसी है कि आप कुछ नहीं है, और आप कुछ नहीं है, तो यही अंग्रेजों के साथ हुआ। अंग्रेजों के साथ क्या हुआ? मीर कासिम ने कह दिया कि सुनो साहब बात ऐसी है, अब टोल हो लिया बंद। मतलब क्या है? अब सबका टोल कटेगा।
ये बात सुनते ही तो साहब गोलियां तो यहां भी चलनी थी। कहां चलनी थी? अंग्रेजों के वर्सेस मीर कासिम के बीच में। अंग्रेज वर्सेस जो है साहब, अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम के बीच में गोलियां चलना तय हो गया और बक्सर की रणनीति लिखी जानी शुरू हो गई। मतलब युद्ध होना अवश्य संभावी हो गया कि अब तो अंग्रेज और मीर कासिम आपस में भिड़ेंगे ही। ये जो स्थिति जब होना शुरू हुई मेरे प्यारे साथियों, अब धीरे धीरे अंग्रेजों की और इनकी मुठभेड़ होना प्रारंभ हो गई। कहते हैं कि जब 1763 के अंदर इन्होंने इनके इस विशेष अधिकार को, चुंगी को रद्द किया था, उसी समय लोगों ने मान लिया था कि युद्ध होना तो तय है। लेकिन अब मतलब युद्ध होना तय है और इसके लिए एक पंक्ति कहते हैं कि कंपनी तो चाहती थी कि कठपुतली मिले, लेकिन मिल गया उनको एक योग्य हाकिम। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। अंग्रेज तो चाहते थे कि उन्हें एक कठपुतली मिले, लेकिन मिल कौन गया? उन्हें मिल गया एक योग्य हाकिम मिल गया। अब भाई ये हाकिम तो लड़ना था, हाकिम समझदार आदमी था। ये तुरंत भाई साहब क्या किया, अब अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में साहब लड़ाई होना तय हो गई। ऐसी स्थिति में बहुत सारी जगह पर षड्यंत्रकारियों को मरवाने का कार्य किया गया। कटवा, गिरिया, उदो नाला, यहाँ पे बहुत सारी जगह पर लड़ाइयां हुई और यहाँ पर षड्यंत्रकारियों को गिनती से मरवाना शुरू किया गया। दोनों पार्टी लोगों को मरवा रही थी। अब इतनी देर में इनको जब ये समझ में आने लग गई मीर कासिम को कि अंग्रेजों का पलड़ा भारी है और भैया ये जो है हमारे साथ कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हाँ वरुण भारद्वाज, संडे सैटरडे के दिन क्लास है बेटा 6 महीने के करंट की, चिंता मत करिएगा भाई। ये निकल लिए वहां से। हाकिम मतलब राजा होता है, हाकिम मतलब पावरफुल आदमी। ये निकल लिए कौन? मीर कासिम। और कहां निकल लिए जरा बताइए? ये निकल लिए अवध की यात्रा पे। अवध की यात्रा पर निकल भाई साहब और ये जाकर के वहां पर अवध के नवाब से जाकर के मिल लिए। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। मतलब समझिएगा, अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। कंफ्यूज मत होना, सिराजुद्दौला तो पहले हुआ करते थे, अब सूजे हुए दौला है, मतलब सुजाउद्दौला थे। इन सुजाउद्दौला से जाके मिल गया। सुजाउद्दौला से कहा कि सुजाउद्दौला, बोले हाँ, बोले हमका हेल्प चाहिए। तो फिर ये बोले हम का ही करी? तो बोले भैया आपको हेल्प चाहिए और हम क्यों हेल्प करें? तो बोले हम आपको हेल्प की एवज में कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या दोगे? बोले हम आपको बिहार का दीवानी राइट दे देते हैं, आप रखिए अपने पास में, और बिहार जो है इसके ऊपर से आप राजस्व जो है वो खुद वसूल कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो भैया ये जो सुजाउद्दौला का ऑफर इनको मिला, मतलब ये जो मीर कासिम जो है इनको ऑफर दिए बिहार का, तो बोले ठीक है, बोले सर हमारा ऑफर स्वीकार करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो बोले ठीक है। सुजाउद्दौला सोचे कि अरे क्या ही फर्क पड़ेगा, अंग्रेज ही तो हराने हैं, बोले हरा देंगे, बोले साथ ले लो। अभी साहब क्या पता चलता है, इधर मुगलों की हालत वैसे ही खराब हो रखी थी। क्यों? क्योंकि जब से औरंगजेब निकले थे तब से मुगलों की जो संतानें थी वो कुछ ढंग का कर नहीं पा रही थी। उनमें से ही मुगलों के जो राजा थे उस समय, मतलब मुगल सम्राट जो थे, जो सो कॉल्ड मुगल सम्राट रह गए थे, अब उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। ये कौन थे? ये तीसरी पार्टी है साहब। अभी एक बार थम्स अप करिएगा अगर आपको मेरी कहानी समझ में इंटरेस्ट आ रहा है तो, अदरवाइज पता चल रहा है कि मैं दीवारों को ही पढ़ा रहा हूं, किसी को मजा ही नहीं आ रहा है। फुल इंटरेस्ट आ रहा है ना? देखो भाई, अपना समझो दिल्ली है ना, अगर अपन भारत के नक्शे की बात करें तो भाई अगर ये मान ले कि यहां है दिल्ली, और इस दिल्ली के केस में दिल्ली के राजा का तख्त हिला पड़ा है, और ये इतना हिला पड़ा है कि ये खुद ही जो है ये नवाबों की शरण में आए हुए हैं। कौन से नवाब की शरण में आए हुए हैं? ये दिल्ली से चल करके आए हुए थे अवध के नवाब की शरण में। कौन? शाह आलम द्वितीय। खुद ही ये इतने हिले हुए थे कि ये चल करके खुद पहुंचे हुए थे किन के पास में मेरे प्यारे साथियों? अवध के नवाब की शरण में, कि भैया थोड़ा हमें भी रख लो अपने पास यार, नवाब आदमी हो, इतनी नवाबी है आपके पास में, थोड़ा हमें रख लो यार। तो भाई साहब बात ऐसी है कि अवध के नवाब ने इनको भी रखा हुआ था। किनको? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है ना? अच्छा, अब ये क्या थे? थोड़े फट्टू टाइप के आदमी थे। कौन? शाह आलम द्वितीय। अब ये इतने फट्टू थे कि जब इनको युद्ध होता लगा कि भाई साहब युद्ध का मामला बिगड़ रहा है, तो भाई साहब ये क्या किए, जब अंग्रेज, देखो अब 3 पार्टी बन गई। कौन कौन सी? तो देखो अब कॉमन सेंस लगाना, आप इस बात को समझना। अरे ये देखो, ये 3 पार्टी हैं, इनको देखो मैं दिखाता हूं आपको। ये तो देखो शाह आलम द्वितीय, ये तो गर्दन झुकाए बैठे हुए हैं। नंबर 1 तो ये हो गए। ये मीर कासिम जिसके बारे में हमने अभी बात कर ली। और तीसरा व्यक्ति कहां गया? वो जिसके पास अवध के नवाब से मिले थे। ये अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला थे। सूजे हुए थे ना, कहां है? सिराजुद्दौला ही दिखा रखे हैं हमने दोनों तरफ से। ठीक है भाई, सुजाउद्दौला की फोटो जो है हम लाना भूल गए हैं। ठीक है, तो भाई हुआ क्या, ये 3 लोग हो गए। कौन कौन हो गए?
एक तो हो गए आपके मीर कासिम, ये तो भाग के आए हुए हैं, कहां से, बंगाल से आए हुए हैं, ठीक है सर। दूसरे कौन है, सूजे हुए दूल्हा, सूजा हुआ दौला, मतलब दूल्हा जो है वो सूजा हुआ है, सूजा दौला, है ना, दौला मतलब जो दूल्हा जो है वो सूजा हुआ है। और तीसरा कौन है, शाह आलम, ठीक है ना, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हम सब करिए, प्रॉपर तरीके से आ रही है ना। तो ये दूल्हे जो हैं ये सूजे हुए हैं, इनका नाम है सूजे दौले, और ये शाह आलम जो है ये ऑलरेडी इनकी शरण में आए हुए हैं। ये सूजे हुए दौले कहां के थे, ये थे अवध के। अवध वालों के पास में कौन आ चुका था, मीर कासिम, क्या कह के आ चुका था कि गुरुजी सुनो भाई, हमको थोड़ी शरण दे दो यार 100 ग्राम। बोले क्या दोगे हमको, बोले बिहार दे देंगे। अब ये शाह आलम जो ऑलरेडी इनकी उसमें है, तो एक तरीके से जो नेतृत्व आ गया ना पूरा की पूरा, वो नेतृत्व कौन था, अब पूरा की पूरा सुजाउद्दौला के हाथ में आ गया। सूजा हुआ दौला जो है वो वहीं से नेतृत्व संभाल लिया। और भैया जब ये नेतृत्व संभाल लिया तो नेतृत्व संभाल के अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़ा। अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़ा तो देखो भाई, यही था आपका अवध। अवध का मतलब ये वाला जो क्षेत्र है यूपी वाला, और ये यहां से चल दिए, यहां बिहार था, यहां से बिहार की तरफ से जो है अपनी प्रॉपर तरीके से सेना जो है वो चली आ रही है। वर्तमान बिहार में ये बक्सर नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में भी बिहार पर है, यहां पर साहब इन दोनों का मिलन होता है। और मिलन बढ़िया था सर, बढ़िया मिलन ऐसा था कि जो ये भट्टू टाइप आदमी था ना, कौन, शाह आलम, ये इतना डरपोक था कि अंग्रेजों को देख करके साहब, अच्छा निभा सिंह यही रहती हैं, वेरी गुड बेटा, ये यहां से निकल लिए शाह आलम और अंग्रेजों से मिल लिए। किनसे मिल लिए मेरे प्यारे साथियों, ये यहां से निकल लिए और अंग्रेजों से मिल लिए कि भैया सुनो यार, हमें अपनी टीम में ले लो यार, आपकी टीम बड़ी मजबूत सी लग रही है। ये कुछ उस तरह के बालक जैसी हरकत कर दिए, जैसे कई बार क्रिकेट बचपन में अगर आपने खेला हो तो खेलते समय बच्चे ऐसा करते हैं कि जिस टीम की बैटिंग होती है, बैटिंग वाली टीम में जाकर के मिल जाते हैं, है ना, बैटिंग वाली टीम में मिल जाते हैं, भैया भैया हमें भी बैटिंग करनी है, हमें अपनी टीम में ले लो। बोले ठीक है, इधर वाली टीम से हार लिए, अगली टीम में गए, भैया भैया हमें भी टीम में ले लो, हम आपकी नाली में जो बॉल जाएगी उठा लाएंगे। तो वो जो नाली में बॉल उठा लाएंगे वाला जो बच्चा होता है ना, ये लुढ़कना लोटा था, शाह आलम निकल लिया और इनसे मिल लिया। अच्छा, अब एक बात और थी, जो सुजाउद्दौला और मीर कासिम थे ना, ये भी असल में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, बोले ये विश्वास इसलिए नहीं करते थे, सुजाउद्दौला को लगता था कि बेटा अगर मीर कासिम इस युद्ध में हमें मरवा दिया, क्योंकि नेता तो साला ये बना घूम रहा है, सुजाउद्दौला नेताजी हैं, मीर कासिम के चक्कर में हम लड़ने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मीर कासिम जो है ये बंगाल के साथ साथ हमारा अवध वाला सेंटर भी अपलोड कर ले, यानी कि अपने साथ में मिला ले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई साहब, इन दोनों के बीच में भी क्या था, एक दूसरे के साथ में विश्वास नहीं था। अविश्वास के कारण, नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण परिणति ये हुई कि ये सब की सब हार गए। कौन कौन हार गए, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम। शाह आलम तो पहले अंग्रेजों से मिल लिए, सुजाउद्दौला सरेंडर कर दिए, मीर कासिम निकल लिए। कहते हैं कि मीर कासिम निकल लिए, दिल्ली के आसपास कहीं 1777 में मरे हुए पाए गए थे, मतलब इनको कोई पकड़ा नहीं पाया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि इनको कोई पकड़ नहीं पाया और ये निकल लिए भैया। और बात ऐसी है कि ये 1777 में जो है कहीं पर डले हुए पाए थे, ऐसा कहा गया इसके बारे में। अब सवाल बना, बोले सर फिर परिणाम क्या निकला इस बात का। भाई साहब परिणाम ये निकला, अल्टीमेटली इनके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। एक तो ये चीज के बारे में समझ लीजिएगा, देखो भाई इलाहाबाद की संधि को आप ऐसे याद करिए कि अब अल्टीमेटली अवध का पूरा क्षेत्र चला गया, अवध के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र थे, अन्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हम कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये पूरा की पूरा क्षेत्र अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब एक तरीके से दिल्ली, दिल्ली जिस पर शाह आलम बैठा करता था, वो शाह आलम तो साहब इनकी गिरफ्त में पहले से ही था। दूसरा था आपका ये कौन, इलाहाबाद का सुजाउद्दौला, ये सूझ लिए, तो इनका वाला क्षेत्र भी आ गया। अंग्रेज भाई साहब इस मामले में भी बड़े समझदार थे। आप सोचो इतने समझदार, मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, कभी अगर भविष्य में किसी व्यक्ति को एथिक्स हटा के व्यापार करना हो तो भैया अंग्रेजों को अपना हीरो समझे। पूछो कैसे भाई साहब, ये क्या करते थे, ये अपना नेता तो बना के रखते थे किसको, नवाब को। मतलब सरकार किसकी चल रही है, नवाब की चल रही है। और जब सरकार नवाब की चल रही है और बिजनेस हम कर रहे हैं, मतलब यहां पर दो प्रकार के अधिकार होते थे बच्चों, एक होता था दीवानी अधिकार और एक होता था राजस्व अधिकार, है ना। राजस्व मतलब होता है
है ना। राजस्व मतलब होता है रेवेन्यू। ये वो वाली दीवानी नहीं है, वो बाजीराव मस्तानी वाली दीवानी दीवानी हो गई, ये वो वाली दीवानी नहीं है। दीवानी का मतलब होता है कि जो भी दंड देने जैसी चीज है, मान लीजिए कि भाई मुझको आपको पनिशमेंट देना है, तो वो जो पनिशमेंट है ना, वो वाला काम तो दीवानी वाला हो गया। रेवेन्यू वाला काम क्या हो गया? रेवेन्यू वाला काम ये हो गया मेरे प्यारे साथियों कि अगर कहीं से हमको खर्चा वसूलना है, या फिर टोल लगाना है, या फिर आपके कृषि में जो पैदावार हुई है उससे पैसा निकालना है, ये काम रेवेन्यू वाला हो गया। तो रेवेन्यू जो है, यानी रेवेन्यू तो खींच के ले जाए कौन? अंग्रेज। और जो दीवानी वाला गाना गाए वो कौन गाए? नवाब गाए। नवाब तो गाते हुए अच्छे भी लगते होंगे, गाते भी बहुत अच्छे से होंगे, दीवानी दीवानी दीवानी। तो ये दीवानी वाला गाना गाते होंगे, पनिशमेंट दे दीवान और मतलब नवाब, और रेवेन्यू ले जाए कोई और। ऐसी स्थिति में भैया आपके इस पूरे क्षेत्र में आ गया द्वैध शासन। बोलो भैया क्या आ गया? द्वैध शासन। द्वैध शासन को अंग्रेजी में कहते हैं डाईआर्की। डाईआर्की का मतलब क्या हो गया? एक तरफ तो जनाब चल रहा है आपके राजा का शासन यानी नवाब का शासन, और दूसरी तरफ चल रहा है बिना दिखे अंग्रेजों का शासन। और यही पूरा गेम जो है बाद में अंग्रेजों को सही से समझ में आया, और इसी का उपयोग करके उन्होंने पूरे की पूरे हिंदुस्तान में अपना यही सिस्टम अपनाया। हर जगह जाते, राजा से कहते कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप अपना काम ढंग से करिए। धीरे धीरे राजा को लपेट लेते और राजा निकल लेता। एनीवे, परिणाम क्या निकले? तो भाई इसमें हुई थी इलाहाबाद की संधि, जिसके अंतर्गत ये सारे काम किए गए। और परिणाम क्या निकले जनाब? अब सोच के देखो, आपका उस समय का बांग्लादेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अवध, दिल्ली, ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के पास चला गया। अब यहां का जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, ये पूरा की पूरा कलेक्ट यही लोग करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तर भारत में भी अंग्रेज एक अच्छी शक्ति बन करके आ गए। और जनाब ये सब बातें तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और ये फर्जी फर्जी काम होते रहे। उम्मीद है बक्सर की लड़ाई आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई। अगर समझ में आई तो थम्स अप करें। ये पूरा कंटेंट प्राप्त करने के लिए मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर मेरे साथ में 1,12,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े। हाँ भाई, कहानी सुन के मजा आया? मजा आ गया ना? अब बताओ कौन सी कहानी सुनेंगे मंडे के दिन? संडे को पूछ लेंगे फिर अपन, है ना? संडे सैटरडे संडे को पूछेंगे, है ना? सैटरडे संडे को पूछ लेंगे कि कौन सी कहानी सुननी है, फिर सैटरडे संडे को आप लोगों को सुना देंगे। हाँ भाई। बोलो अंकित परिवार की जय। कहानियों को कहानी की तरह सुना जाए तो मजा आता है साहब, ठीक है। बाकी तो देखिए, मतलब आप लोग दिन भर पढ़ते हैं आपके लिए, और दिन भर में आप मुझसे ही कितनी बार पढ़ते हैं। अगर मैं आपको पूरी टाइम हैंगओवर देने लग गया तो आप सबसे पहले मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के सदस्य कम हो, मैं चाहता हूं मेरा परिवार बड़ा होता चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कुछ रोचक, कुछ इंटरेस्टिंग बातें दिन भर पता रहती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है। अब देखिए, कुछ लोग नेपोलियन की कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ वर्ल्ड वार सुनना चाहते हैं, सुनाएंगे एक एक करके सारी चीजें सुनाएंगे, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं आप इतनी कहानी कहां से लाते हो? भैया मैं पढ़ता हूं, बाई गॉड बता रहा हूं, मां कसम खा रहा हूं, मेरे घर वालों ने नहीं सिखाई, है ना। महाराणा प्रताप की कहानी तो सुनानी है यार मेरे को। महाराणा प्रताप की कहानी तो मेरा मन है कि मैं यूट्यूब पे सुनाऊं, ताकि वो आगे भी भविष्य में फॉरवर्ड हो। किसी दिन प्रॉपर तरीके से, मतलब मॉर्निंग सेशन को अपन महाराणा प्रताप के लिए डेडिकेट करेंगे भाई। गजब चीज थी साहब, गजब।